लोग बढ़ने नहीं हो। लेट्स स्टार्ट जी। तो हमने कल स्टार्ट लिया चैप्टर नंबर, इफ आई एम करेक्ट, 15। यस। और मॉड्यूल नंबर 15 में हमने आखिरी लेयर को टारगेट किया, विच इज द एप्लीकेशन लेयर। और हम देखना चाहेंगे कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर स्पेशली कौन से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, और वो प्रोटोकॉल्स कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर। मिसाल के तौर पे कोई प्रोटोकॉल जो है वो आपको आईपी को रिजॉल्व करने में काम देता है, कोई आपको आईपी देता है, कोई आपको किसी दूसरे के वेब की तरफ पहुंच जाता है, कोई आपको एसएमटीपी यानी कि मेल करवाता है, तो इसी तरह कोई आपकी फाइल को लेके जाता है। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आर यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, हम इनकी बात करना चाहते हैं। कल हमने जो इंपॉर्टेंट चीज कही, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ये है कि हमारा जो एक तरफ हमारा ओएसआई मॉडल है और दूसरी तरफ हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है। अगर इन दोनों मॉडल्स को आप कंपेयर करें तो मेजर डिफरेंस जो आपको नजर आता है वो ये है कि इसकी ये तीन लेयर्स को इकट्ठा करके एक ही एप्लीकेशन लेयर बना दी गई। जी, एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? नो क्वेश्चन। चले ठीक है सुमैया, वी कंटिन्यू। तो हमने कहा कि जी अब अपने एप्लीकेशन लेयर, उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। फिर हमने कहा कि जी पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि जो इसकी प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है ये क्या काम करती है, जो कि आपने जब टीसीपी मॉडल पे काम करना है तो अपनी एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही ये चीजों को अगर जरूरत है, क्वेश्चन फिर दोबारा कह रहा हूं, अगर जरूरत है तो इम्प्लीमेंट कर। मिसाल के तौर पे प्रेजेंटेशन लेयर के हमने कहा कि तीन फंक्शनैलिटीज हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के तीन फंक्शनैलिटीज क्या क्या है ये? सबसे पहला काम तो ये कि फॉर्मेटिंग करना, यानी उस तरह डेटा को चेंज करना कि डेस्टिनेशन भी याद रखो। अगर एक तरफ फॉर्मेट करोगे तो उसका, यानी इन अदर वर्ड फॉर्मेटिंग इज लाइक एन इनकोडिंग। जब एक तरफ इनकोड करोगे तो दूसरी तरफ उसको उसी तरह डिकोड भी करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन को अनडिकोडेड चीज मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करते थे ये फ्री वीडियो जॉइनर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मुझे क्या दे रहा है, आउटपुट फॉर्मेट, कि मैं किस फॉर्मेट में, इसका मतलब कि प्रेजेंटेशन लेयर इन अदर वर्ड इस्तेमाल होती है। क्या तुम्हें एवीआई का फॉर्मेट चाहिए, क्या तुम्हें डब्ल्यू चाहिए, एमओवी चाहिए, एमपेग 4 चाहिए, आईपॉड चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो व्हाट आर दीज डिफरेंट फॉर्मेट्स? ये वीडियो के फॉर्मेट्स। इसी तरह ऑडियो के फॉर्मेट्स अपने हैं, इसी तरह पिक्चर्स के इमेजेस के अपने फॉर्मेट्स हैं, डेटा के अपने फॉर्मेट्स हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये हुआ कि इस एप्लीकेशन को देख के एटलीस्ट आपको आइडिया हो गया कि क्या करता है प्रेजेंटेशन लेयर। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे उसको एमपेग 4 में कन्वर्ट करता हूँ, लेट इट बी, या मूवी है तो नॉर्मली एमओवी में करता हूँ, मर्जी। तो अगर मैं इस पे इसको कर रहा हूं तो उधर भी ये डिवाइस को, यानी ये जो आपका वीडियो प्लेयर है वो इस फॉर्मेट को समझता है, तो वो इसको दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल हालत में यानी बिट्स में ले आएगा और वो बिट्स को रन करके आपको दिखा देता है। क्यों जी? है कोई क्वेश्चन? बात समझ आ रही है? ओके। तो हमने कहा कि बाज का तो आपने देखा होगा कि बाज आप ओपन करते हैं वो कहता है आपका एक ऑर्डर या वीडियो प्लेयर है, वो कहता है मैं इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, आप कोई दूसरा डाउनलोड करके इंस्टॉल करें जो कि इसको इसको फॉलो करता हो। बात समझ आ गई? तो ये काम है आपके प्रेजेंटेशन लेयर, पहला काम। और ये तकरीबन हर जगह पे आपको चाहिए होता है कि किसी खास फॉर्मेट में उसको लेकर जाए। इसी तरह
जैसे आप मिसाल तो पिक्चर्स हैं, आपने जेपैग में भी देखी होंगी, आपने बीएमपी में भी देखी होंगी, आपने पीएनजी में भी देखी होंगी। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स। फिर हमने कहा कि जी सेकंड काम ये मस्ट नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है, एंड दैट इज द कंप्रेशन। दैट इज द कंप्रेशन। क्यों ये बेहतर है, क्यों जरूरी है? क्योंकि कंप्रेशन से चाहे आप उसको अपनी हार्ड ड्राइव पे सेव कर रहे हो, जैसे अगेन आपने देखा होगा कि जब आप एक बीएमपी का पिक्चर ले लेते हो, इमेज ले लेते हो, तो वो मेगास में होता है। उसी को जब आप जेपैग में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो चंद किलोज में आ जाता है। तो आपकी स्टोरेज कम जगह लेता है। तो आपकी हार्ड ड्राइव ये भी एक वैल्यूबल रिसोर्स है। लेकिन उससे ज्यादा वैल्यूबल रिसोर्स ये है कि अगर आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, तो अगर आपको पहले लेट करो कि 10 मेगा करना पड़ रहा था, अब आपको लेट करो 100 किलो करना पड़ रहा है, तो लाजमी तौर पे मोर फास्ट। क्लियर हो गया? तो दैट इज द जॉब ऑफ द कंप्रेशन। तो पहला काम ये क्या करता है, इनकोडिंग तो करता ही करता है, जिसको फॉर्मेटिंग यहाँ कहा जाता है। नंबर टू कंप्रेशन करता है। एंड नंबर थ्री जो काम, कंप्रेशन लाजमी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि कंप्रेशन की मुझे जरूरत नहीं है, नाइस, आप एप्लीकेशन लेयर को मत कहो कि इसको वो करो, तो नहीं करेगा। फिर नंबर थ्री क्या है, इंक्रिप्शन। नंबर थ्री, इंक्रिप्शन। मिसाल के तौर पे अगर आप HTTP इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंक्रिप्शन नहीं इस्तेमाल कर। अगर आप HTTP, आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल HTTP है, HTTP है, आपको कभी गौर किए कि एक तरफ आपने देखा होगा HTTP और दूसरी तरफ आपने देखा होगा HTTPS। अगर आप अपने ब्राउजर में देखें तो आपको दो किस्म के प्रोटोकॉल नजर आते हैं। जैसे ये क्या प्यारा प्रोटोकॉल हमारा क्या कह रहा है, क्या मतलब है, HTTP। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं मिसाल के तौर पे www.netacad और इंटर कर दूं, क्या बता रहा है, ये लॉक का निशान बता रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं तो ये आपको नजर भी आ रहा है कि HTTP एस इस्तेमाल हो रहा है। दोनों में फर्क क्या है? तो भाई एक सिक्योर है तो क्या खास बात है कि वो सिक्योर है शैला, और दूसरा क्यों, क्या खास उसमें खराबी है कि वो सिक्योर नहीं है? जी क्या ख्याल है अब्दुल्ला? इंक्रिप्शन करता है, जो मैंने आपके सामने थर्ड पॉइंट रखना है या रखा हुआ है, वो है इंक्रिप्शन। कि HTTPS और HTTP में सिर्फ ये फर्क है कि HTTPS इधर SSL या TLS को इस्तेमाल करके जो भी आपका रिक्वेस्ट है, डेटा है, रिस्पॉन्स है, उसको इनक्रिप्ट करके डेस्टिनेशन की तरफ भेजता है। डेस्टिनेशन उसको डिक्रिप्ट करके वापस एप्लीकेशन के हवाले कर देता। बस ये फर्क है। इसका मतलब आपकी मर्जी है, इस्तेमाल करो ना करो। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, लाजमी तौर पे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है कि आप हर चीज को डालने से पहले नेटवर्क पे इनक्रिप्ट करते हो, और फिर वो हर एक डेटा जो आता है उसके पास उसको डिक्रिप्ट करता है और फिर देता है। लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई कि कोई आपका चीज भेजी हुई को नहीं देख सकता। मिसाल के तौर पे आपकी बैंक की साइट है, अगर वो HTTP के साथ है तो आ, अच्छा नहीं है, क्योंकि लाजमी तौर पे आप अपने बैंक की तरफ अपना अमाउंट तो भेजेंगे भेजेंगे, डजन उसके इतना वो नहीं है तो सही। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें अपने यूजर नेम और पासवर्ड भेजते हो, और अगर वो यूजर नेम पासवर्ड किसी और के हाथ आ गया तो बस अकाउंट उसके हाथ में आ गया, सिंपल। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं यहाँ पे, इससे पहले वाला मैंने आपके सामने जब प्रेजेंट किया तो वहां पे HTTPS नहीं था। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ देर पहले लिखा था वन ये, और इंटर किया, और यहाँ पे लेकर आता हूं तो ये कहता है कि अनसिक्योर इट इज HTTP।
क्यों मैं यहाँ HTTP कर रहा हूं? और देखें साथ लिखा हुआ भी आ रहा है, द कनेक्शन टू दिस साइट इज not secure. You should not enter any sensitive information on the site. For example, your passwords, your credit card numbers, and many something like this. बात समझ आ रही है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने लोकल नेटवर्क पे ही हूं, तो मुझे इतनी ज्यादा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं ये डिवाइस लेट करें यूएस में पड़ा होता, जर्मनी में पड़ा होता, तो इंपॉर्टेंट था कि क्योंकि मैं इसके ऊपर भेज के आ रहा हूँ, पासवर्ड भेज रहा हूँ, यूजर नेम भेज रहा हूँ। क्लियर हो मेरी बात? तो यू हैव टू डिसाइड। लेकिन ये आपको क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया कि आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो तीन काम करती है। फॉर्मेटिंग करती है, याद रखो, अगर फॉर्मेट करती है तो उसको वापस भी लेकर आती है, अगर कंप्रेशन करती है तो उसको वापस भी लेकर आती है, अगर इंक्रिप्शन करती है तो उसको वापस भी लेकर आती है। क्लियर होगी मेरी बात? इसके मुकाबले में जो सेशन लेयर है वो आपका कनेक्शन अपने डेस्टिनेशन के साथ बनाती है और उसको मेंटेन करती है, और अगर टूट जाए तो दोबारा बना देती है। जैसे नाम से है ना, अब कल भी मैंने बताया था कि सेशन के नॉर्मली सेशन के जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज फ्रॉम दी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी हमने इसको टीसीपी के साथ पढ़ा। मैंने अपने तीन चीजें एक्सप्लेन की थी। नंबर वन सेशन, नंबर टू फ्लोज, नंबर थ्री पैकेट्स। और मे आई से नंबर वन सेशन, नंबर टू फ्लोज, नंबर थ्री बर्स्ट, नंबर फोर पैकेट्स। क्यों जी? क्यों शैला, बताएंगे इन चारों में फर्क? अगले सेमेस्टर में फिर स्टूडेंट पूछेंगे, तो या तो फिर भागना पड़ता है और या फिर जवाब देना पड़ता है। जवाब देंगे, दैट्स ग्रेट। तो सेशन का मतलब ये होता है कि टीसीपी, जब मैंने कल भी बताया था शायद, कि जब टीसीपी 3 वे हैंडशेक करता है तो सेशन स्टार्ट हो गया, और जब वो 4 वे प्रोसेस करके कनेक्शन टर्मिनेट करता है तो इसके दरमियान जितना भी टाइम लगता है, जितना भी डेटा जाता आता है, दैट इज कॉल्ड सेशन। दैट इज कॉल्ड सेशन। तो एक तरफ सेशन है। अब सेशन के अंदर क्या होता है? फ्लोज। सेशन के अंदर क्या होता है? वन और मल्टीपल फ्लोज। मिसाल के तौर पे आपने एफटीपी किया, तो एफटीपी के अंदर दो, एक सेशन के अंदर, एफटीपी के एक सेशन के अंदर दो फ्लोज चलती हैं। लेकिन पहले ये तो पता हो कि फ्लो कहते किसी हैं। पहले तो ये पता हो कि फ्लो कहते किसे हैं। उम्मीद तो करता हूं कि पता होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली आपने जब IPv6 पढ़ रहे थे तो फ्लो लेबल पढ़ा था, वहां मैंने फ्लो एक्सप्लेन किया था। याद आ रहा है? IPv6 जब पढ़ा रहा था तो क्या उसमें फ्लो लेबल था 16 बिट का? ये भूल गए? अगर मैं आपकी स्क्रीन पे ले आऊं IPv6 हेडर, तो अभी आपको याद आ जाएगा कि IPv6 के हेडर में वाकई फ्लो कंट्रोल, सॉरी फ्लो लेबल था। ये जी फ्लो लेबल आपको स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा तो बात करो। जी सुमैया, नासिर, कामरान, नजर आ रहा है फ्लो लेबल? तो हाँ, हमने कहा था हर फ्लो को एक 16 बिट का टैग, कह लो टैग, प्रोवाइड किया जाता है। सर पैकेट्स ऑर्डर में वो करता है फ्लो, मतलब एक फ्लो में पैकेट ट्रांसफर होता तो हमें सुमैया बता रही हैं कि एक फ्लो में पैकेट जाते हैं। तो ये फ्लो में तो पैकेट जाते हैं, लेकिन फ्लो है क्या? फ्लो इसको कहते हैं, चार चीजें जिसकी एक हो वो एक फ्लो है। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट,
सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। अगर किसी पैकेट की लेट करें, किसी सोर्स नहीं, लेट करें मेरे इस वक्त, चले आसान एग्जांपल ले लेते हैं। इस वक्त एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ जूम है, ऐसा ही है। क्या मेरा सोर्स पोर्ट है? क्या मेरा आईपी है? क्या जूम का पोर्ट है? क्या जूम का आईपी है? दैट बिकम ए फ्लो। इसमें इस आईपी और इस इन आईपीस और पोर्ट को इस्तेमाल करके जितने भी पैकेट जाएंगे, दे विल कंस्टिट्यूट ए सिंगल फ्लो। किसकी? नहीं, नहीं, आपकी मर्जी, 10 दिन लगाई रखो, कोई नहीं। जो इन चार चीजों को, सबके सब इन चार चीजों को इस्तेमाल करेंगे, लेट करें उसके अंदर चाहे 4 पैकेट गए हैं या 40 लाख गए हैं या 40 करोड़ गए हैं, ऑल विल कंस्टिट्यूट ए सिंगल फ्लो। इसलिए नहीं कर सकते कि आप एप्लीकेशन को तो नहीं कह सकते कि भाई तुमने ये काम नहीं करना। अगर आप फ्लो उसका तोड़ते हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको कैसे फ्लो टूटेगा? या तो पोर्ट चेंज होंगी या आईपी चेंज होंगे, तो वो तो नेटवर्क के कंट्रोल में तो नहीं है किसी पोर्ट चेंज करे। ऐसे ही है ना? हाँ, अगर सर ये कनेक्शन, मतलब बोलो सुमैया, सुन रहा हूं आपको। सर मतलब पैकेट सिर्फ एक ही फ्लो से जितने पैकेट बिलोंग करते हैं उस पे वही फ्लो लेबल लगा देते हैं उसी उसके पैकेट ऊपर पे। फ्लो लेबल लगा देते हैं। तो हमें सुमैया ने बताया कि जनाब ये जब चार चीजें सेम हो जाती हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि चार चीजों को देखा जाए, इनके ऊपर एक लेबल टैग लगा दिया जाता है कि बस ये टैग है, इसको देखो तो ये फ्लो नंबर 1 है, इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करो। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके। हाँ, बात कर रहा था कि फ्लो को चेंज कैसे होगा, कि आपके कनेक्शन में मैं रीसेट भेजूं, हमने ये भी पढ़ा है फ्लैग का। तो रीसेट भेजूंगा तो वो, क्योंकि आपकी वो पोर्ट वो नहीं रहेगी, आप दूसरी आईपी तो शायद वो ही रहे, पोर्ट बदल जाएगा। पोर्ट बदल गया तो वो फ्लो बदल गया, नया फ्लो आ गया। बात समझ आ रही है? मैंने अभी कहा कि एफटीपी पे 2 फ्लोज जाते हैं। क्यों कहा था 2 फ्लोज? इसलिए कहा था कि 2 फ्लोज, कि वहां पे एक कम्युनिकेशन होती है पोर्ट नंबर 20 पे और एक होती है पोर्ट नंबर 21 पे। तो इधर तो लाजमी तौर पे आपको पता है कि क्लाइंट एंड पे तो कोई भी फीमेल पोर्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पे पहली पोर्ट होगी 50,000 और दूसरी होगी 50,001। लेकिन इधर पोर्ट नंबर 20 होगी और 20, तो ये क्या बन गए? आईपी सेम है, मे बी के एक ही इंटरफेस से बात हो रही है। तो आईपी इज सेम on both of them. IP is same maybe on here as well, but the port numbers are different, 20 and 21, 50,000 and 50,001. So they constitute 2 flows. क्यों जी? दो की क्या जरूरत? या जवाब दिया करो या सवाल किया करो। दो की क्या जरूरत? एक पे डेटा जाता है, सेंडिंग रिसीविंग फुल डुप्लेक्स होता है। एफटीपी में कहीं भी हमने नहीं, सॉरी, टीसीपी में मैंने कहीं भी नहीं पढ़ाया कि जी अब ये डेटा भेज सकता है और ये नहीं भेज सकता। डेटा दोनों तरफ से टकाटक हो रहा होता है। एक पे कमांड्स जाती हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन जाती है, और दूसरे पे डेटा जाता है। वो दोनों वे जाता है। कंट्रोल भी दोनों तरफ याद रखिए। आईपी इज फुल डुप्लेक्स। आईपी इज फुल डुप्लेक्स। आईपी कनेक्शन इज फुल डुप्लेक्स। ठीक है? 21 पे डेटा, 20 पे कमांड्स कंट्रोल। इसलिए अगर आपने कभी गौर किया हो कि अगर मैं यहां पे लिख दूं एफटीपी पोर्ट्स, एफटीपी पोर्ट्स, एफटीपी पोर्ट्स यूज्ड, तो यहाँ पे 20 और देख लो, पोर्ट नंबर 21 फॉर द कमांड पोर्ट्स एंड 20 फॉर द डेटा पोर्ट्स। ठीक हो गया? ओके, देन कम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन,
कि हमने ये सीख लिया कि कम्युनिटी किस तरह एक सेशन के अंदर फ्लोज, फ्लोज के अंदर बर्स्ट्स, फ्लोज के अंदर बर्स्ट्स, क्योंकि कभी एकदम डेटा जाता है और कभी साइलेंस आ जाता है, यानी कभी ऑन पीरियड होता है कभी ऑफ पीरियड होता है, इसको कहते हैं बर्स्ट्स। और हर बर्स्ट के अंदर क्या होता है? पैकेट्स। और पैकेट्स के अंदर क्या होता है? बाइट्स। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। तो इस कनेक्शन को अगर हमारा टीसीपी नहीं बल्कि मॉडल नहीं बल्कि ओएसआई मॉडल है, तो टू सम एक्सटेंट ये टास्क सेशन लेयर का काम है कि वो डायलॉग करे बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसको मेंटेन करे, उसको क्रिएट करे। लेकिन आपको पता है कि हमारा ओएसआई मॉडल सिर्फ एक थ्योरेटिकल रेफरेंस मॉडल है। रियलिटी में जो चीज हो रही है दैट इज दी टीसीपी आईपी मॉडल। क्लियर है? ओके जी, अगले पे जाते हैं। अब हमारे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरफ हमारी एप्लीकेशंस होती हैं। ये जो एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखी मिसाल के तौर पे, इस एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना होता है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को। मिसाल के तौर पे अभी मैंने कुछ देर पहले भी एग्जांपल दी डीएनएस को। तो एक एप्लीकेशन है डीएनएस की, जो कि डीएनएस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करेगा रिजॉल्व दी यूआरएल टू दी आईपी। और यूआरएल में भी मल्टीपल, आपको तो सिर्फ ये नजर आता है ना मिसाल के तौर पे, ओके मिसाल के तौर पे आपको तो ये नजर आता है, लेट इट बी कॉलन https डबल स्लैश, फॉर एग्जाम्पल www.cisco.com, cisco.com स्लैश इंडेक्स डॉट, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट html। इस यूआरएल में कितने हिस्से हैं? तो इससे ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ इतने बता रहा हूं। कितने हैं? 6। 6 कौन कौन से? शाबाश। ओके, तो जी 3। तो 3 ये हैं कि पहला हिस्सा आपको बता रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का जिसके पास आप जाना चाह रहे हो उसका नाम क्या है, और उस मशीन से आप क्या चीज चाहते हो। इसके आगे फिर होता है कि उस मशीन, उस डॉक्यूमेंट में कौन सा हिस्सा चाहते हो। लेकिन रफली 3 हिस्से होते हैं। तो जो ही उसको मिला, नीचे इस ऐप ने दिया दिस के जी HTTPS, उसने यहां से ऐप उठाई, प्रोटोकॉल उठाया HTTPS। HTTPS इसका मतलब है कि पोर्ट नंबर 443। फिर उसने ये उठा के पार्ट भेज दिया डीएनएस की तरफ, क्योंकि उसको ये तो उस किसी भी ब्राउजर के लिए अजनबियों की जुबान है, ऐसा ही है ना। वो तो नहीं समझता www.cisco.com को। सो ये डीएनएस के पास जाता है, डीएनएस वापस इसका आईपी आपको भेज देता है। तो यूं आपका ये बन जाता है HTTPS कॉलन कॉलन, जो भी इसका आईपी है, मैं यहाँ सिर्फ आईपी लिख देता हूं, स्लैश इंडेक्स डॉट HTML। जब इस आईपी को इस्तेमाल करके, इस आईपी को इस्तेमाल करके हम उस डिवाइस तक, उस सर्वर तक पहुंचते हैं, फिर पता मालूम करते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स है
या index1.html है, या कोई और फाइल का नाम है, जो भी फाइल का नाम है, बाद उसके ऊपर हम पहुंच जाए। बात समझ आ रही? सवाल समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? यस, आपकी मर्जी, वो तो आपने डिसाइड करना है कि जी, देखें, आप ये कहें कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, क्या मुझे ताला लगाना जरूरी है? तो डेट इज योर चॉइस। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे कोई चोरी नहीं हो सकती, तो फिर ताला लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप समझती हैं कि नहीं, जैसे हमें उमामा ने कहा कि बहुत जरूरी है, तो डेट डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट। मतलब मुझे याद है कि जब मैं बाहर था और एक दिन मैं आया तो मेरा ताला खुला हुआ था, तो मुझे तो वो हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है, ताला क्यों खुला है? तो मैंने वहां पे जो भी स्टाफ था उसने कहा कि आओ देखो ये तो खुला है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी खुला छोड़ जाया करें तो कोई मसला नहीं। हमने सफाई की और उसे खुला छोड़ दिया, क्योंकि वहां चोरी का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, सफाई के लिए जिसने भी जाना था उसने सफाई की और खुला छोड़ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी खुला छोड़ जाया करें। अच्छा, ठीक है, हम गलत जगह से आए हैं। ठीक है, इसलिए आज मौलाना साहब जो है, खतीब साहब कहते हैं कि जो वहां से आते हैं वो कहते हैं कि जी वहां पे रियल इस्लाम है, या उनकी अच्छाइयां करते हैं, तो उनमें अच्छाइयां हैं तो हम कैसे उनकी वो करेंगे? वो नहीं करते चोरी तो हम कैसे करेंगे वो चोरी करते हैं? वो नहीं बोलते झूठ तो हम कैसे कहेंगे झूठ बोलते हैं? वो नहीं देते धोखा तो हम कैसे कहेंगे वो धोखा देते हैं? तो एनी हाउ, तो हम बात कर रहे हैं कि जनाब, आप यहां पे, मेरा मकसद ये था जस्ट टू लुक एट दिस। बाज वक्त आपने देखोगे यहाँ पे लिखा होता है FTP, याद देखा है कभी? यस। कभी देखा होगा मेल 2, कभी देख के लिखा होगा मे बी HTTP। तो ये क्या बता रहा हो, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? लेयर 2 के, लेयर 1 के, लेयर 5 के प्रोटोकॉल की तरफ। ठीक है, लेयर 1 के, लेयर 5 एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल की तरफ। ठीक हो गया? क्लियर होगी मेरी बात? अब यहाँ पे जो ही प्रोटोकॉल डिसाइड होता है, तो मोस्टली दे आर दी, मोस्टली, ऑलवेज नहीं, मोस्टली दे आर दी वेल नोन एप्लीकेशन, एंड दे विल बी यूजिंग द वेल नोन पोर्ट्स। जैसे मिसाल के तौर पे, इफ यू आर यूजिंग द DNS, तो मैंने कहा है कि ये शायद अमंग वेरी फ्यू एप्लीकेशन हैं जो कि दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करती हैं, और वेल नोन पोर्ट को इस्तेमाल करती है। क्लाइंट 53 एंड ट्रांसलेट द डोमेन नेम सच एज cisco.com into the IP एड्रेस। क्लियर? इसमें याद रखें कि मोस्टली एक चीज जो मैं क्लियर यहाँ पे अभी उसको दोबारा मैंने वेरीफाई किया जस्ट, कि नॉर्मली एप्लीकेशंस में जो क्लाइंट एंड होता है वो एफीमेरल पोर्ट इस्तेमाल करता है, टेम्पररी पोर्ट इस्तेमाल करता है, तो सर्वर वेल नोन पोर्ट इस्तेमाल करता है। यहाँ दोनों ही वेल नोन पोर्ट इस्तेमाल करते हैं, क्लाइंट भी और सर्वर भी। बोथ ये 53 की जो पोर्ट लिखी हुई है, जो आपका डिवाइस है वो भी, यानी कि क्लाइंट है, वो भी पोर्ट नंबर 53 पे रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर भी उसको पोर्ट नंबर 53 पे ही जवाब देता है। बात समझ आ गई? इसी तरह अगर आप DHCP इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्या, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं कि DHCP क्या करता है।
है कोई जिसको नहीं पता कि डीएचसीपी क्या करता है? कामरान, नासिर, सुमैया? पता है सबको? आईपी आईपी आपको देता है, ठीक है ना, डायनामिक आईपी देता है। तो इसके लिए क्लाइंट, इसके लिए सिर्फ यूडीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा, और क्लाइंट इस्तेमाल करेगा पोर्ट नंबर 68 और सर्वर इस्तेमाल करेगा पोर्ट नंबर 67। इसी तरह अगर वेब की एप्लीकेशन है, ये तो पहली एप्लीकेशन की हमने एग्जांपल ली कि डीएनएस की एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमने एग्जांपल ली कि हमारी डीएचसीपी की एप्लीकेशन है जो कि दोहरा प्रोडक्ट दोहरा मैकेनिज्म रन करती है। इसी तरह अगर आपकी वेब की एप्लीकेशन है तो आप ये दैट विल बी, वो तो अगले लेयर की इंफॉर्मेशन है कि वेदर इट विल बी। तो देखिए यहाँ पे पता चला, क्योंकि आप लोग पूछते रहे क्वेश्चन कि जनाब जब एप्लीकेशन लेयर से नीचे आएगा तो कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, क्या टीसीपी या यूडीपी? हमने कहा नहीं, ये एप्लीकेशन में डिसाइडेड है। डीएनएस ने पहले से कह दिया है कि मैं यूडीपी इस्तेमाल करूंगा, डीएचसीपी ने पहले से कह दिया है, एप्लीकेशन को पता है कि मैंने नीचे यूडीपी इस्तेमाल करना है। इसी तरह एचटीटीपी को पता है कि मैंने टीसीपी इस्तेमाल करना है, एफटीपी को पता है कि मैंने टीसीपी इस्तेमाल करना है, टीएफटीपी को पता है कि मैंने यूडीपी इस्तेमाल करना है। अब यहां पे आपने अगेन डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दोनों प्रोटोकॉल चाहे टीसीपी है कि यूडीपी है, दे आर गुड, दे आर इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी डिसीजन इस चीज पे है, क्या बल्क में बड़ा डेटा एफटीपी है, आप एक फाइल डाउनलोड अपलोड करें, माइट बी 1 गीगा, तो अगर आप 1 गीगा के और आपको हर पैकेट का पहुंचना जरूरी, हर सेगमेंट का पहुंचना जरूरी, एक बिट भी आगे पीछे हो जाए द होल फाइल इज गॉन, करप्टेड। तो इसके लिए आपने पहले से ओके जी। तो इसी तरह हम बात कर रहे थे कि अगर ये वेब एप्लीकेशन है, जैसे मिसाल के तौर पे यू आर यूजिंग ए क्रोम और फायरफॉक्स और एनी अदर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और आप किसी दूसरी मशीन की तरफ जा रहे हैं जो कि एक वेब सर्वर के तौर पे काम कर रही है, तो इट विल बी यूजिंग द पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 if it is not HTTP but it is HTTPS। ठीक हो गई मेरी बात, समझ आ गई? ओके। अब हम ये बात ये करना चाहते हैं कि हमारे पास दो किस्म के मॉडल्स, एक क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सर्वर मॉडल, और दूसरा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हम या तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे जाएंगे या पीयर टू पीयर मॉडल पे जाएंगे, जिसको नॉर्मली पी टू पी भी लिखा जाता है। लेकिन ये पी टू पी के लोग थोड़ा गौर से देखना होगा, बाजू का इसको पॉइंट टू पॉइंट भी लिया जाता है। ये पी टू पी है, पॉइंट टू पॉइंट है, इसलिए आपने ख्याल रखना होगा कि पी टू पी से मतलब पॉइंट टू पॉइंट है या पीयर टू पीयर। ठीक, तो इन दोनों में पहले डिफ्रेंशिएट कर दूं कि दोनों में फर्क क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लाइंट और सर्वर में फर्क यह है कि क्लाइंट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमेशा मांगती रहेगी। क्लाइंट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमेशा रिक्वेस्ट करेगी, और क्लाइंट, जबकि सर्वर हमेशा उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैंने ये आईपी जो मुझे मिला है जो भी है, ये आईपी मैंने रिक्वेस्ट किया, तो इसका मतलब है कि माई मशीन बिकम ए डीएचसीपी क्लाइंट, जबकि जो यहाँ पे हमारा एक्सेस रूटर लगा हुआ है जो कि प्रॉब्ली सिस्को एडमिन के नाम से है, जी बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सिस्को एडमिन। तो इस सिस्को एडमिन का जो मशीन है वो हमेशा मुझे डीएचसीपी दे देती है, सॉरी आईपी दे देती है। इसका मतलब है कि इट इज ऑलवेज अ सर्वर। इसी तरह मैं हमेशा सिस्को.com लिखता हूं,
इसका मतलब है कि मेरी मशीन डीएनएस क्लाइंट है, और कोई और मशीन इस नेटवर्क में मौजूद है जो हमेशा उसका आईपी एड्रेस मुझे लौटा देती है, और वो डीएनएस सर्वर है। तो जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आप एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन किसी मोबाइल डिवाइस के लिए हो या दूसरी डिवाइसेस के लिए हो, you write the application with your mind, whether it will be always requesting or it will be always fulfilling the request of others. तो अगर ऐसा है तो that applications are called these, और ऐसे नेटवर्क को हम ये भी कह सकते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसके मुकाबले में पीयर टू पीयर का मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन मांग भी सकती है, जिसे मैंने आपको वो लास्ट कल भी शायद ये एग्जांपल दी थी, कि आप अगर अपनी क्लासरूम की एग्जांपल ले लें तो आप हमेशा सुनते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, और टीचर हमेशा आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करता है। तो आप कह सकते हैं कि यू आर दी क्लाइंट्स एंड द टीचर इज ऑलवेज सर्वर इन द क्लास। ठीक है। जबकि लेकिन अगर आप आपस में बैठ के जब एक दूसरे से पढ़ाई पढ़ते हैं तो कुछ आप बता रहे होते हैं, लेकिन कुछ आप दूसरों से सीख भी रहे होते हैं, उनसे भी उनको भी बता रहे होते हैं। Right? तो इस किस्म के एप्लीकेशंस को पीयर एप्लीकेशंस कहते हैं। आप कहेंगे कैसे? मैंने आपको शायद कल भी एग्जांपल दी थी कि मुख्तलिफ किस्म के, मिसाल के तौर पे शायद ही कोई आप में से हो जिसने आज तक टॉरेंट्स इस्तेमाल नहीं किए। यूज किए? नहीं किए? बिल्कुल। तो इन टॉरेंट्स पे ये किस किस्म की एप्लीकेशन है? पीयर। क्यों हम इतना गुस्से से क्यों देखा कि क्यों टॉरेंट्स इस्तेमाल करने पे कोई कानूनी वो है? ठीक है। तो टॉरेंट्स, जिस मिसाल के तौर पे आपने शायद नाम सुना हो ई डंकी का, आपने शायद नाम सुना हो ई म्यूल का, आपने नाम सुना हो काजा का। ऑल ऑफ देम आर दी पीयर टू पीयर एप्लीकेशन। तो चलिए, तो एग्जांपल्स थी, हम एग्जांपल में इतना टाइम नहीं लगाते, हम देखते हैं कि ये करते क्या है। मैंने शायद कल भी आपको कहा था कि मिसाल के तौर पे अगर हम ये इज्यूम कर लें कि हमारे पास मुख्तलिफ नोड्स हैं लाइक दिस, और ये एक दूसरे के साथ थ्रू द इंटरनेट कनेक्टेड, ये सब के सब थ्रू द, डायरेक्टली एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है, थ्रू द इंटरनेट कनेक्टेड। तो हम यहाँ पे ये निशान लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्लियर हो गया जी यहां तक? अब अगर मिसाल के तौर पे इस मशीन के पास, जैसे कल हमने एग्जांपल ली थी, मिसाल के तौर पे विंडोज 11 इस शख्स ने अपने पीसी पे रखी हुई है, और ये बंदा ये विंडो 11 ढूंढ रहा है। मिसाल के तौर पे इन सब के सब डिवाइसेस पे जिनकी तादाद लेट इट बी 1 मिलियन है, इन सब के पास ये टॉरेंट्स एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जैसे मिसाल के तौर पे ईम्यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या होगा कि ये ईम्यूल, क्योंकि मैंने इसको एक वक्त में जब नहीं पता था कि ये चीजें डेंजरस हैं, तो मैंने भी ये सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल किया हुआ था। जो चीज भी चाहिए होती थी इसकी सर्च में देते थे। जब ये आप ईमेल इंस्टॉल करते हैं तो मोस्टली आपके किसी एक ड्राइव में, किसी एक ड्राइव में
इनकमिंग, इनकमिंग के नाम से एक फोल्डर बन जाता था। यानी आप जस्ट ईम्यूल इंस्टॉल करो, आपके किसी एक फोल्डर में इनकमिंग के नाम से ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन जाता। अब इस फोल्डर, ये फोल्डर, और आप देख सकते हैं इसके अंदर मिसाल के तौर पे ये देखिए कितनी बुक्स पड़ी हुई, ये सारी की सारी बुक्स मैंने इसी सॉफ्टवेयर के जरिए डाउनलोड की थी। अभी बताता हूँ जी, क्लियर करता हूँ, लेकिन जस्ट आपको अभी जो बताना मेरा मकसद था वो ये है कि ये तमाम बुक्स, सॉफ्टवेयर्स वगैरह वगैरह इसी ईम्यूल की मदद से डाउनलोड किए गए थे। और इतना मजा पड़ गया था कि इनका साइज मेरे पास गीगाबाइट में पहुंच चुका था। ठीक है, अब होता क्या है, लेट्स सी। जी, तो होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि मैं आई लिख देता हूँ जस्ट, इसका मतलब इनकमिंग फोल्डर इन सब में मौजूद है, कोई मसला नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से एक सर्च देता हूँ ईमेल पे कि मुझे विंडोज 11 चाहिए, तो जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा 1 मिलियन, लेट करो कि इस 1 मिलियन में 100 के पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, या इस सॉफ्टवेयर का कुछ हिस्सा सिर्फ मौजूद है, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा भी अगर मौजूद है, तो मुझे स्क्रीन पे नजर आ जाता था कि जी ये इन कंप्यूटर्स पे ये सॉफ्टवेयर, ये मूवी, ये बुक, ये डॉक, कुछ भी मौजूद है। तो आप उनको डबल क्लिक करते जाएं, और हर एक से, मिसाल के तौर पे विंडो 11 अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास भी और इसके पास भी है, इन दोनों से मेरे पास आना शुरू हो जाए थ्रू द इंटरनेट। ठीक, और मेरे पास इनकमिंग फोल्डर में सेव होना शुरू हो जाए। हो सकता है क्योंकि ये कोई परमानेंट सर्वर तो नहीं है कि ये 24 आवर ऑन रहेंगे, ये तो मामा का कंप्यूटर है, जब मामा का दिल चाहती है बंद कर देती है। तो ये कंप्यूटर लेट कर आपने बंद कर दिया तो मुझे सिर्फ इससे आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है ये भी अपना कंप्यूटर बंद कर दे तो मुझे आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता चलेगा, लेकिन जब भी ये दोबारा ऑन होंगे दोबारा शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद कोई और मशीन भी ऑन हो जाए और उसको भी हमें पता चले तो वो भी हमें देना शुरू कर देगा। यूं टुकड़ों में मेरे पास ये चीज आना शुरू हो जाएगी। प्लस अब ज्यूम करो कि और डिवाइस जिसको मैं एक ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, एक नई डिवाइस यहां पे आया, और इस डिवाइस को भी विंडोज 11 की जरूरत है। तो ये भी सर्च जब करेगा इस पूरे नेटवर्क को, 1 मिलियन नोड्स का, तो इसको भी मिसाल के तौर पर ये भी मौजूद था, ये भी मौजूद था, और मैं भी तो मौजूद हूं, हम तीनों इसको देना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप स्पेशली इस नोड को देखो तो ये ले भी रहा है, या इसने जो हासिल किया वो भी इसने किससे लिया, तो अगर लिया तो इट इज ए क्लाइंट, लेकिन अब ये इसको दे रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज एक्टिंग लाइक ए सर्वर। इसका मतलब है कि दिस एप्लीकेशन इज नीदर ए क्लाइंट नॉर ए सर्वर, बट इट इज हैव ए बोथ द कैपेबिलिटीज। दैट द रीजन these applications are called peer applications, and the network of these nodes having these application is called peer-to-peer network. ये कि मैंने कहा कि उस वक्त हमें नहीं, ये मैंने शूट कुछ देर पहले ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए कि उस वक्त हमें नहीं पता था, क्योंकि ये तो बाद में पता चला कि उन्हीं फाइल्स के साथ जिनको आप अच्छा समझते हैं, जैसे अभी आपको मैंने दिखाए, लेकिन क्या पता कि इनके अंदर क्या कुछ उसके अलावा मालवेयर्स भी हों। तो इसलिए बाद में जब एहसास हुआ तो फिर ऐसे ऐसी टॉरेंट्स को और इनको इस्तेमाल करना छोड़ दिया।
वरना कोई भी किताब कहता था फलानी चीज आपको मिल जाएगी, मैं कहता था मसला ही नहीं है, उसको करके और 15 मिनट में आधे घंटे में उसको भिजवा देता था, देखो ये मिल गई। तो मुख्तलिफ टॉरेंट्स रखे हुए थे, एक पे नहीं मिलता था दूसरे को टेस्ट करते थे, दो नहीं मिलता था तीसरे को टेस्ट करते थे, कहीं ना कहीं से वो चीज मिल जाती। ये पूरे ड्राइव को सर्च करती है, ये उसके सी फोल्डर को, सिर्फ इनकमिंग फोल्डर को चेक करती है। बताता हूँ कि कैसे, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। रखती सिर्फ इनकमिंग फोल्डर पे, उठाती सिर्फ इनकमिंग फोल्डर से, लेकिन सर्च कैसे होती है अभी आपने क्वेश्चन किया, उसका जवाब देती है। ठीक है, तो इट इज समवट लाइक ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड वे, सेंट्रलाइज कोई नहीं है। जबकि क्लाइंट सर्वर में ऑलवेज इट इज सेंट्रलाइज। जैसे आप नेट अकाउंट पे जाते हो तो नेट अकाउंट बस एक ही है, और अगर मल्टीपल भी है IPv6 पे, जैसे आपको पता है एनी कास्ट, लेकिन वो एक ही इदारे को डील कर रही है, एक ही इदारे को रिप्रेजेंट कर रही है, और आपके रिजल्ट सारे के सारे, ये नहीं कि कोई किसी के पास है कोई किसी के पास है, नहीं, एक ही के पास है। ठीक है, अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आया, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज अबाउट दी, इन्होंने जो कहा कि जी ये फाइल को सर्च करना बड़ा, अब मैं 1 मिलियन कंप्यूटर को तो नहीं सर्च कर सकता, हो सकता है 1 मिलियन में हाफ ऑफ देम आर क्लोज एट दैट टाइम एंड हाफ ऑफ देम आर ओपन, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पे रात होती है, जब यहाँ पे दिन है तो ऑस्ट्रेलिया में रात है, मिसाल के तौर पे, तो वो सोए हुए हैं तो हम जाग रहे हैं, जब वो सो रहे होते हैं जाग रहे होते हैं तो हम सोए होते हैं, यानी हाफ द कंप्यूटर माइट बी ऑफ, हाफ भी माइट बी वो, तो मैं कैसे सर्च करूं? उसके लिए इन्होंने इस एप्लीकेशन को, इस नेटवर्क को ये इंप्रूवमेंट दी कि उन्होंने एक ऐसा सेंट्रलाइज पॉइंट बनाई जिसको आप इंडेक्स कहते हैं, हाइब्रिड अप्रोच अप्लाई, कि जी कुछ पार्ट जहां पे डेटा है एक्चुअली लेने वाला और देने वाला दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा सिस्टम जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जिसके पास आप पहले जाते हो और पूछते हो कि ये किसी के पास है, और जब वो आपको बता दे कि जी हाँ ये इन 20 कंप्यूटरों के पास या सोर्सेज के पास है, तो फिर आप इन 20 के पास जाओ, और फिर इनके 20 के सिर्फ इनकमिंग फोल्डर को जाके देखोगे, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं। तो एक तरीका जो कि नॉर्मली हम कर जाते थे, कि हमें होता था कि जी हम ले तो रहे हैं लेकिन हमसे भी तो लोग ले रहे हैं, हमारी बैंडविड्थ भी कंज्यूम हो रही है, तो जो भी फाइल स्टोर होती थी हम उसको इनकमिंग से उठा के किसी दूसरे फोल्डर में शिफ्ट कर देते थे, तो फिर वो फाइल वापस जाने का तस्वर खत्म हो जाए। ये सब सी में सिर्फ इनकमिंग फोल्डर पर, सी लाजमी नहीं, जहां भी आपने इंस्टॉल किया है उसकी इनकमिंग फोल्डर में वो काम काम करती है। बात समझ आएगा? क्लियर है everyone? तो क्लियर हो गया तो अच्छी बात। अब हम आते हैं दोबारा जो कुछ हमने पढ़ा क्लाइंट सर्वर मॉडल से, कि क्लाइंट सर्वर प्रोसेसेस आर कंसीडर्ड टू बी इन द एप्लीकेशन लेयर, दोनों, वेदर इट इज ए क्लाइंट सर्वर और it is a peer-to-peer, it is to be considered to be in the part of the application layer. In the client server model, the device requesting the information is called a client, and the device responding to the request is called a server. Application layer protocols describe the format of the request and responses between client and server. इसके मुकाबले में पीयर टू पीयर को अगर आप देखें तो यहां पे मैं, जैसे मैंने कहा कि कोई क्लाइंट नहीं कोई सर्वर नहीं, कभी वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा कभी वो फुलफिल कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि इन पीयर टू पीयर नेटवर्क, टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड वाया नेटवर्क दैट कैन शेयर रिसोर्सेज without having a dedicated server. Every connected end device, in this case called as peer, can function both as a server and a client. One computer might assume the role of a server for one transaction while simultaneously serving as a client for a other transaction. The role of the client and server are set on a per request basis. Clear? Then
तो यहाँ पे पीयर टू पीयर एप्लीकेशन अलाउज अ डिवाइस टू एक्ट एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर विद द सेम कम्युनिकेशन. द पीयर टू पीयर एप्लीकेशन यूजेस ए हाइब्रिड सिस्टम. अभी मैंने एक्सप्लेन किया हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि majority part is decentralized and some part, only the searching part is the centralized. तो यही वो यहाँ पे कह रहा है कि some P2P application uses the hybrid system where each peer accesses an index server to get the location of the resources. To get the location of the resources, जी, resources stored on another peer. और अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के, तो मैंने अभी आपको कहा कि यू मे हैव द एग्जाम्पल ऑफ योर BitTorrent, Direct Connect, eDonkey, eMule, Freenet, Kazaa are the examples, some of the examples which are using peer-to-peer model. क्लियर होगी मेरी बात? उसके बाद हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन द वेब एंड ईमेल प्रोटोकॉल्स. और आपको पता है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेब, इसका मतलब है कि आई वांट टू टॉक अबाउट ईदर HTTP or HTTPS, or if you want to talk about the email protocols, इसका मतलब है कि I want to talk about the no, FTP is file transfer, email. SMTP, sir. SMTP, simple message transfer protocol, or POP3 or IMAP. So these are the protocols which are used by the email process, while HTTP and HTTPS are used by the web process. ठीक है, इन दोनों को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया कुछ हद तक. याद रखो कि इसमें कुछ स्पेशल वर्ब्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे गेट, पुट, डिलीट, अपडेट और इस तरह और भी. दे आर कॉल्ड एज दी HTTP वर्ब्स. इसके लिए मैंने एक वो भी खोली थी, अगर वो तो है तो ये HTTP वर्ब्स. जी, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, these are called as the HTTP verbs. तो जब भी कोई चीज आपने किसी से मांगनी होती है तो व्हाट वर्ब यू यूज? गेट. इसका मतलब है कि मैंने जब यहां लिखा index.html, याद है मैंने लिखा था https://www.cisco.com/index.html. इसका मतलब मैंने भेजा गेट index.html. ठीक है, जब हम साइबर में ही जाके स्टडी करेंगे तो फिर हर रिक्वेस्ट जो हम भेजेंगे, हम दरमियान में प्रॉक्सी इस्तेमाल करके उनको देखेंगे तो नजर आएगा कि जी दिस इज ए गेट रिस्पॉन्स. गेट मेरी तरफ से गया और उसकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आया, या गेट गया यानी कोई भी वर्क, पुश गया, पुल, अपडेट गया, डिलीट गया, क्या गया. तो ये सारे वर्ब्स नजर आएंगे. बात समझ आ रही? तो गेट का मतलब क्या है कि आप कोई सिंगल आइटम जैसे index.html आप मांग रहे हैं, उससे कोई पेज आप उससे मांग रहे हैं,
ठीक है। देन इज दी पोस्ट। पोस्ट का मतलब है कि आप अब इसमें भी मिसाल के तौर पे वहां पे एक स्टूडेंट ने अपना नाम रजिस्टर करवाना है, तो पहले से एक फॉर्म वहां पे मौजूद है, आप उसको अपडेट कर रहे हो, तो आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे? पुट। पुट एन आइटम, अपडेट एन आइटम। आप कोई नई चीज वहां पे दे रहे हो, तो यू विल बी यूजिंग द क्रिएट एन आइटम। आप किसी चीज को वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन हुआ है, क्लाइंट को नॉर्मली ये चीज अवेलेबल नहीं होती, कुछ चीज उसने रिमूव करनी है, तो ही विल बी यूजिंग दी डिलीट। तो व्हाट आर दीज आर दी वर्ब्स। इसके अलावा भी हैं जो कि अगले कोर्स में या एडवांस कोर्स में इन डेफिनेटली देखें। यहां पे आपको नजर आ रहा है गेट। अब जब आप गेट भेजेंगे मिसाल के तौर पे, तो वो आपको क्या भेजेगा? वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम जब ट्रैफिक को पढ़ते हैं तो हम उसका स्टेटस कोड देखते हैं। क्या देखते हैं? स्टेटस कोड। जैसे ये यहाँ पे स्टेटस कोड क्या है इस वक्त? 200। आप कभी गौर नहीं करते इनकी तरफ, कभी भी नहीं करते। तो ये स्टेटस कोड अगर 200 के हाल उसमें है तो अच्छी बात। अगर ये 200 की देखें, जैसे आपको मैंने कहा 200 है, ओके, सक्सेस, सक्सेस। अगर 300 में है तो इसका मतलब है कि कुछ चीज वो आपसे कह रहा है कि जी ये चीज जरूर, मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी साइट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे आपको यूजर नेम में पासवर्ड चाहिए, तो वो आपको भेजेगा कोड, ये नहीं दिखेगा लॉग इन रिक्वायर्ड, वो आपको भेजेगा कोड, मे बी 301, मे बी 302, मे बी 303, कोई 300 की रेंज में होगा, जो आपको बताएगा कुछ कमी है। नहीं हो सकता, ना गलती आपकी है ना उसकी है, कुछ कमी है। 300 की रेंज ये बताते हैं। एरर 400 में आता है। फोर, और मोस्टली 404 बड़ा मशहूर है जी। यही बताना का मकसद है। तो 4 का 100 की जो होता है, इसका मतलब है कि आपकी गलती है, क्लाइंट की गलती है, आपने गलत एंट्री दी हुई है। मिसाल तो cisco.com था, तो आपने सिस्को की बजाय फॉर एग्जांपल सी को डी कर दिया हुआ है, disco.com कर दिया है, तो नहीं एग्जिस्ट करता अगर, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 400 की सीरीज में कोई भी आपको स्टेटस कोड मिल जाएगा। और 500 का मतलब ये होता है, जो कि हमेशा आपने देखा होगा, अब तो आपको भूल गया होगा, कि जब आपके ये देखें 500 के, जब ऐसा एरर है जिसमें मोस्टली जो जो आपका सर्वर है खराब नहीं है, बिजी है, नहीं जवाब दे सक रहा, तो आपको एक रिस्पांस आ जाएगा 500 की रेंज। मुझे याद है मेरी बेटी का पिछले साल जब रिजल्ट था मैट्रिक का, तो वो बार बार हर बच्चे को होता है कि बार बार भेजता है, तो उसको कभी कोड 505 आ जाता था, कभी 506 आ जाता था, कभी 507 आ जाता था, तो वो ये अज्यूम कर रही थी शायद मेरे मार्क्स हैं, यदि मेरे मार्क्स तो चेंज हो रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, कहीं नहीं हो रहा, दैट इज सम इंटरनल एरर है सर्वर के एंड के ऊपर, जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इसको क्या कहते हैं? एरर स्टेटस कोड्स, नॉट एरर स्टेटस कोड्स। तो जेंटलमैन, यहाँ पे बताना मकसद ये था कि जब भी आप वेब के साथ बात करेंगे तो यू विल बी यूजिंग सर्टन वर्ब्स, कुछ मैंने आपको बताए, और कुछ जो हैं वो एडवांस कोर्सेज में ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि देखेंगे। तो ये काम तो हो गया आपका HTTP का, देख लें। और चलें ये भी एक्सप्लेन करके और फिर इन स्लाइड की तरफ जाऊं। SMTP आप कहेंगे कि जी प्रोटोकॉल तो 3 बता रहे हो, यहां तो मतलब क्लियर है कि अगर आपको सिक्योर चाहिए तो ये ले लो, नॉन नहीं सिक्योर चाहिए तो ये ले लो। जैसे शायद अभी शैला ने पूछा कि क्या लैन के अंदर मैं HTTP इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? अगर आप समझती हैं कि लैन के अंदर भी खतरा है, तो ये व्हाई नॉट, यू शुड यूज इट।
इट विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। यस, लेकिन यहां पे इनका क्या मकसद है, SMTP, POP3 और IMAP का। जब भी क्लाइंट, आपको पता है, मिसाल के तौर पे मैं अभी एक ईमेल करता हूं, तो मेरी ईमेल किसी सर्वर पे जाके रुक जाएगी। मिसाल के तौर पे वो ईमेल मैं कर रहा हूं मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला को, तो मेरी जीमेल पे, लटकन का भी जीमेल में है, जूम कर लेते हैं, तो जीमेल के सर्वर पे जाके रुक गई। तो मैंने यहां से SMTP इस्तेमाल किया और SMTP ने मेरी मेल उठा के वहां के सर्वर पे जाके रख दी। हाँ, अगर लटकन के अब्दुल्ला जो है वो याहू पे है, तो क्या होगा, मैं क्लाइंट ने SMTP इस्तेमाल किया और मैंने जाके जीमेल पे रख दिया बाय यूजिंग SMTP। लेकिन जीमेल ने देखा कि ये तो मेरा डोमेन नहीं है, ये तो yahoo.com है, ये तो hotmail.com है मिसाल के तौर पे। इसने दोबारा SMTP इस्तेमाल किया और उठा के इसको याहू के पास पहुंचा दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये कौन सा सर्वर के लिए? ये क्या जी? ये कौन सा ये जो सर्वर के लिए? नहीं, आप करेंगे, आप यहाँ पे बन जाएंगे, आपका जो जीमेल का सर्वर है वो अब इस मेल को यहां से यहां ट्रांसफर करेगा। टू सम एक्सटेंट मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे वो एज ए क्लाइंट काम करके इसकी तरफ पहुंचा देगी। ठीक है, अच्छा। अब क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि यहां पे अब्दुल्ला दुनिया में कहीं भी बैठे हुए, ईदर बाय यूजिंग POP3 और IMAP, इसको अपने पास ले आएगा बाय यूजिंग ईदर, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ईदर POP3 और IMAP। इसलिए मैंने दूसरा कलर इस्तेमाल किया ताकि क्लियर हो कि कहां पे यानी आप ये कह सकते हैं कि अपलोड जब करते हो तो दिस इज SMTP, और जब आप उठाते हो तो दिस इज ईदर POP3 और IMAP। क्लियर? अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि POP3, जैसे नाम से जाहिर है, इट इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अगर आपको कोई खत आया हो और आपको लेट करें GPO वाले कहें कि जी आपका खत आया हुआ है, आप अपना बंदा भिजवा के मंगवा लें, तो आप अपना बंदा भिजवाएंगे, वो वहां से उसने उठा लिया। आप एक लेट करें कि आपने किसी दूसरे जगह पे चले गए, फिर उनको फोन करें कि जी मेरा खत आपके पास आया था, मैं बंदा भेजूं, भिजवा, मुझे दे देंगे? कहेंगे नहीं, हमारे पास तो अब नहीं है, आप तक पहुंच चुका हुआ। ऐसे ही है। तो POP3 भी इस तरह ही काम करता है कि जब आप उसको एक दफा अपने पास ले आते हैं अपनी मेल को, तो वहां से सर्वर से मेल खत्म हो जाती है। मोस्टली ये वाला फीचर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जबकि हमें ये फील होता है कि हमारा सर्वर में इतनी जगह नहीं है, तो बेहतर है कि क्लाइंट अपनी ईमेल्स अपने पास रखे। लेकिन एक दफा क्लाइंट ने अगर उठा ली, जेट करें ऑफिस के PC के ऊपर, तो घर के PC पे वो जाके दोबारा उसको उठा नहीं सकता। उठाने का मतलब देख नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपने, जैसे मैंने अभी कहा कि आपने वो खत उठा के अपने ऑफिस में ले आए, अब आप घर पहुंचे तो आपने कहते हैं यार वो खत मुझे दोबारा भेज दो, मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। वो कहते नहीं जी हमारे पास अब नहीं है, आप ले गए। वन टाइम व्यू है? नहीं, वन टाइम व्यू नहीं है। उस मशीन पे जिसपे आपने डाउनलोड कर लिया है उस पे 1000 टाइम व्यू है। बात समझ आ गई? मुझे याद है कि PTCL में जब मैं था तो वहां पे हमने इंटरनल एक ईमेल का सिस्टम बनाया था। हमें पता था कि पूरे वहां पे ईमेल भी बड़ी, कह लो, बेवकूफी के साथ होती थी। बेवकूफी इस लिहाज से कहता हूं कि भाई एक मेल मैं मेरे पास आई, मैंने चाहिए नहीं देखता था कि
किसको उसको मुझे भेजना है, मैं जिसके साथ कोई तल्लक है नहीं है, मैंने सबको फॉरवर्ड कर दिया। वहां पे ये कल्चर था। तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होता था, और हर एक के साथ ह्यूज अटैचमेंट्स कनेक्ट की होती थी। तो मसला ये आता था कि मैं अगर अपने पास सर्वर पे रखता, तो मेरे पास इतनी इतनी स्पेस नहीं थी, तो मैं वहां पे मैं POP3 वहां पे इस्तेमाल करवाता था, ताकि आप अपनी मशीन पे ले आओ, जो मर्जी करते हो, डिलीट करते हो, रखते हो, तुम्हारा मसला, लेकिन अपनी मशीन पे ले आओ। तो व्हाट वाज प्रेफरेबल एट दैट टाइम? पॉप। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके मुकाबले में, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन जीमेल, फॉर एग्जाम्पल याहू, कोई भी, तो आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट हो, उसके बाद आप अपने डेस्कटॉप से हो जाए, उसके बाद आप अपने मोबाइल से हो जाए, हर एक टाइम आपको मिलता है। इसके मतलब आपके पास डाउनलोड नहीं होती, वो वहीं पे रहती है, वहां से सिर्फ आप उसको व्यू करते हो। हाँ, डिलीट कर सकते हो अगर चाहो, लेकिन चाहो, कंडीशन ये है, इस केस में व्हाट प्रोटोकॉल यू आर यूजिंग? IMAP। ठीक है, दोबारा से आप जीमेल पे चलें, मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी जीमेल पे चला जाऊं, लेट भी चले, इधर चला जाता हूं, तो यहां पे जो मैंने पढ़ ली है सिर्फ वो ग्रेड है, लेकिन मौजूद है। हो सकता है मैंने अपनी मोबाइल के जरिए पढ़े हैं, वहां खत्म नहीं हो गए। ये देखें, मिसाल के तौर पे ये है, तो ये मैंने, लेकिन ये मैंने नहीं पढ़े हुए, ठीक है, लेकिन ये दोनों मौजूद है, वहां पे सर्वर पे मौजूद है। मैं अभी अब किसी को अपने मोबाइल पे खोल लूँ, किसी दूसरे कंप्यूटर पे, किसी दूसरे मुल्क पे, किसी अपने दोस्त को कहूँ कि मेरी ईमेल खोल लो और ये मेल पढ़ लो, यस, तो इट इज, इसका मतलब कि दैट इज अवेलेबल देयर, परमानेंट पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि व्हाट प्रोटोकॉल इज बीइंग यूज्ड? IMAP। अब बात समझ आ गई, डिफरेंस बिटवीन दी SMTP, IMAP एंड POP3? ओके, नाइस। बाद में करेंगे। ओके, सो वी गो हियर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जी ये आपका HTTP सर्वर है, मिसाल के तौर पे नेटकैट का, सिस्को का, सीमेंस का, किसी का भी, यूईटी का, और ये मेरा क्लाइंट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सबसे पहले क्लाइंट ये बताएगा कि किस प्रोटोकॉल के जरिए, और ये भी उसको पता होना चाहिए कि ये सर्वर मिसाल के तौर पे HTTPS को सपोर्ट ही नहीं करता, तो फिर मैं HTTPS कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं एनक्रिप्ट करके दूंगा तो इसके लिए गार्बेज बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये HTTPS को सपोर्ट करता है, इसका मतलब है कि ये इंक्रिप्शन मेथड को करता है, वेदर इट माइट बी TLS और इट माइट बी SSL। दीज आर दी, पुराना इज SSL एंड नया इज TLS। तो दीज आर ट्रांसपोर्ट लेयर इंक्रिप्शन मेथड्स। एंड द क्लाइंट ने बताया कि कौन सा प्रोटोकॉल, फिर बताया कि कौन सी मशीन, इस मशीन का नाम, विच इज इन दिस केस www.cisco.com, और इस cisco.com में कौन सा पेज, कौन सा रिसोर्स, और मे बी इस रिसोर्स में कौन सा पार्ट। बातों का तो आपने देखा होगा कि आप पेज के शुरू में नहीं पहुंचते, कहीं मिडल में डायरेक्टली ओपन करते हो तो मिडल में ही आता है। इसे मतलब कि आप उसमें बताते हो फोर्थ पार्ट में, तो इस पेज के अंदर index.html में दैट पार्ट, तो देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ, जैसे वो कह रहे थे, द ब्राउजर इंटरप्रेट्स द थ्री पार्ट्स ऑफ द URL। नंबर वन HTTP, which is the protocol name, cisco.com in this case is the server name, and index.html is the file name that is being requested. Then second step में आपके क्लाइंट ने by using an HTTP verb, by using the HTTP verb which is get, इसको भेजा कि get index dot
HTML, index.html। तो ये रिक्वेस्ट इसके पास पहुंच गई, इसने देखा कि हाँ मेरे पास index.html है। इसने रिस्पॉन्स में, वो देखें, जब इसने रिस्पॉन्स दिया इस सर्वर ने, इसने चेक किया ये पेज है जो कि HTML में लिखा हुआ है, मे बी CSS में लिखा हुआ है, मे बी कोई भी मेथड जो भी इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट में है, तो वो एक कोड है, वो एक कोड है। ओके, रिकॉर्डिंग है। थर्ड पे क्या हुआ, इसने इस HTTP गेट के जवाब में रिस्पॉन्स दिया, तो इसने बेसिकली ये चीजें इसकी तरफ भेज दी। वो फोर्थ स्टेप में इसने क्या किया, इसने इस चीज को इसके ब्राउजर ने, चाहे वो क्रोम है, चाहे वो फायरफॉक्स है, चाहे वो कोई भी है, उसने इसको पढ़ के जो भी इससे बनता था पेज वो बना दिया। जहां फिगर्स थी वहां फिगर बना दी, जहां पे पिक्चर्स थी, जो भी था। तो ये आपको फोर्थ स्टेप में ये नजर आ रहा है कि देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है योर टाइम इज नाउ। तो उसने इस रिटर्न पार्ट को लेके इसको प्रोसेस करके आउटपुट आपके ब्राउजर ने आपको ये दिखा। और अगर आप चाहें कि नहीं मुझे वो दिखाओ जो भेजा गया है, जो भेजा गया है, व्यू पेज सोर्स, ये भेजा गया है। समथिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टाइटल, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला, काफी चीजें नजर आ रही हैं। HTML में की जाती है, CSS में की जाती है, जावास्क्रिप्ट में की जाती है। हाँ, लेकिन टू सम एक्सटेंट, मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट कोड आपको बाज केसेस में नजर आ भी जाता है। ऐसे टूल्स हैं जिसमें सारा कुछ हमें नजर आता है। मैं वही देख रहा था, लेकिन मुझे अभी काफी टाइम हो गया सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन इतना मुझे याद है कि हम सारी चीजें ढूंढते थे। किसने भेजा है, क्या भेजा है, क्या रिक्वेस्ट है, सारी चीजें देखते थे। चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर लूंगा, तो फिर बताएंगे कि जी इसमें क्या कुछ है। ठीक है, अनिया। तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमारे ये 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, देन ये तो हो गए हमारे HTTP की बात हम कर रहे हैं। तो हमने कहा देखिए वही बातें कि अगर आपके वर्ब क्या है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, अपडेट है, तो 5 वर्ब मैंने आपके सामने रखे। ठीक है, और 8 या 9 है टोटल, बाकी मुझे इस वक्त जुबानी याद नहीं है। अब हम आते हैं ईमेल प्रोटोकॉल की तरफ। ईमेल में मैंने बताया कि जी मिसाल के तौर पे अगर ये है सुमैया कि ये कोई बंदा ईमेल भेजना चाहता है, लेट करें ये सर्वर है, ये ISP में पड़ा हुआ ईमेल सर्वर है, तो आप यहां से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे, SMTP, विच इज यूज टू सेंड दी मेल। तो आपकी मेल आपके सर्वर पे पहुंच गई। अगर आपका और क्लाइंट का सर्वर एक ही है, यानी आप भी जीमेल के हैं, वो भी जीमेल का है, तो फिर तो बस यहाँ पे चीज पड़ी हुई है। जब भी क्लाइंट आएगा उसको नजर दूसरा, यानी डेस्टिनेशन आएगा, वो भी इसी साइट को देखेगा और बाय यूजिंग इधर POP3 और IMAP, विच इज मोस्टली IMAP, वो वहां से उठा लेगा। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनेशन किसी दूसरे ईमेल का हिस्सा है, सर्वर का हिस्सा है, जैसे मिसाल के तौर पे कंपनीज के अपने भी होते हैं और हॉटमेल भी है, याहू भी है, इस तरह और भी हैं,
तो अगर आप उनकी तरफ, तो फिर आपका सर्वर अगेन एसएमटीपी को इस्तेमाल करके वहां पे उसको डिलीवर करेगा, और फिर क्लाइंट जब भी दिल चाहे इधर यूजिंग आई मैप या POP3 अपने पास ले आए। बात समझ आ गई? तो जेंटलमैन, कौन सेलेक्ट करता है? जब आप, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपका सर्वर और क्लाइंट दोनों में ये बात, जब आप किसी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो एक तरफ आप क्लाइंट करते हो, एक तरफ सर्वर। तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे पास इतनी स्पेस, टेरा स्पेस नहीं है, उसको तो ज्यादा से ज्यादा 10 GB या 20 GB की हार्ड ड्राइव होती थी, तो मैं तो लोगों की हार्ड ये नहीं सेव कर सकता। तो मैंने अपने सर्वर को भी और उनके क्लाइंट पे भी जब इंस्टॉल किया, तो मैंने ये साइड पे क्या रखा, मैंने कहा जी यूज अ POP3। लेकिन अगर मुझे पता होता कि मेरे पास टेरास में अवेलेबल है, मैं कहता कोई मसला नहीं है, लोग चाहे जिधर से मर्जी देखो। तो यही बात वो बता रहा है कि जनाब, इफ यू आर यूजिंग दी इधर दी POP3, और देखें यहां से आपने SMTP के जरिए यहाँ पे भिजवाया, यहाँ भिजवाया, और इस यूजर ने, रिसिपिएंट ने SMT POP3 या सिर्फ POP3 इस्तेमाल कर लिया। यानी कि इसने कहा कि मेरे पास आ जाए, बस, मुझे नहीं, उसके बाद मैं कोई और दोबारा जब यहाँ आऊंगा तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। क्लियर है? इज देयर एनी क्वेश्चन? तो इंशाल्लाह अगले क्लास में, दो के ज्यादा से ज्यादा कोई 7-8 स्लाइड्स ही हैं, लेकिन चलें, अगली स्लाइड में, अगली क्लास में, ये अगले 15-20 मिनट में करेंगे उस क्लास के, हम आईपी सर्विसेज जिसमें DNS है, जिसमें DHCP है, ऑल्दो हम इसमें बात कर भी ली है, लेकिन दोबारा करके हम इस चैप्टर को खुदाहाफिज कह देंगे, और यूं हमारा एग्जाम भी ड्यू हो जाएगा। और फिर आखिरी 2 चैप्टर जो कि बड़े ही शॉर्ट से हैं, बच्चे वाले हैं, वो करके हमारा ये कोर्स खत्म हो। Clear to everyone? Is there any question from the online students? Where we have Sumayya and Noor. नो सर, क्लियर। तो आप कैसी हैं सुमैया? आप सर बस ठीक, वीकनेस हो रही है और ठीक। तो फिर मंडे को इंशाल्लाह मेरे क्या, इसका मतलब कि आप यूनिवर्सिटी आ रही हैं, ठीक है ना? जी सर, जी चलें, सर। ठीक, ठीक है। ओके जी, नो क्वेश्चन, सो आई स्टॉप हियर। अल्लाह हाफिज।